वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, जो कि होगा हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस। पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हमने बात की थी RRBMU के पेपर नंबर 1 के सिलेबस की। ठीक है, अगर आप ये सेकंड वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है, ठीक है, जो कि मैंने डाला था 16 तारीख को, उस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहले वाले सिलेबस की, मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर है अपना वो। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो मैं करवा रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। और जो मैडम है उन्होंने भी आपको एक पेपर है बायोकेमिस्ट्री वाला वो करवाया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमारे कौन कौन से पेपर चलते हैं और कौन कौन से पेपर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो पेपर है यहाँ पर, ये है टोटल पेपर अपने 6 पेपर। ठीक है ना, पहला पेपर है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है, फिफ्थ पेपर है और सिक्स्थ पेपर है। ठीक है, मैं आपको तीन जो सिलेबस है, मतलब तीन पेपर के सिलेबस वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तीन पेपर के सिलेबस जो है वो मैडम डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, फिलहाल ठीक है, पढ़ने के लिए आपको पर्टिकुलर एक टीचर 2 पेपर पढ़ाएगा। इस तरह से आपको 3 टीचर पेपर पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो सिलेबस का काम है वो हम 2 टीचर कर रहे हैं फिलहाल, तो सिलेबस आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे साल में पढ़ने वाले क्या हो। ठीक है, पहले तो क्या होता था, किताब के साथ में सिलेबस आ जाता था। जो बुक आप मार्केट से खरीद के लाते थे उस बुक के साथ में सिलेबस आ जाता था। अब आपको मार्केट में कोई किताब नहीं मिलेगी। आप पूछने जाओगे कि साहब एमएससी बॉटनी की कोई किताब दे दो, या आपने पूछा कि एमएससी बॉटनी के लिए सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट वाली किताब दे दो, तो ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, एमएससी के लिए किताब नहीं मिलेगी आपको, जनरली पढ़ने के लिए किताब जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी कि केवल पर्टिकुलर एमएससी के लिए हो। यहाँ पर जो भी किताब है, एक पेपर के लिए 4 5 6 किताबें रेफर की जाती है। मतलब एक पेपर अगर आपको पढ़ना है पूरा, तो किसी किताब में आपको 20% मिलेगा, किसी किताब में आपको 30% मिलेगा, किसी किताब में आपको 40% मिलेगा, किसी में 50% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग बुक्स के अंदर पेपर का अलग अलग पोर्शन मिलेगा। तो आप, ये नहीं होता कि आप सारी किताबें एक साथ खरीद के ले आओ। कोई काफ़ी महंगी किताबें होती है, किताब की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच में होगी, तो आप एक पेपर के लिए कोई 10 किताबें तो खरीदोगे नहीं, या 5,000 रुपये किताब तो खरीदोगे नहीं, है ना। हमने तो पूरी लाइफ में 5,000 की किताब नहीं खरीदी, है ना। तो हम कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना। तो इसीलिए सिलेबस को बताना आपको जरूरी है। सिलेबस बताने से क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि हम पढ़ेंगे क्या। जब आप इसके अंदर जो चीज पढ़ोगे वो आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप वहां से भी अपना स्टडी तैयार कर सकते हो, स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हो। हम तो आपको पढ़ाएंगे ही सही, हम तो आपको पढ़ाएंगे सही, लेकिन आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए अपना जो भी टॉपिक है उसको डालो, सर्च करो यूट्यूब चैनल पे जाके। आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी टीचर ने, कहीं ना कहीं बड़े बड़े से बड़े प्रोफेसर ने उस चीज़ को पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही सही। हमसे अगर समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो, 4 बार पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि जब मेरा वीडियो आता है तो आपके कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में वो खुलते नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि मैं इस वीडियो को पहले प्रिपेयर करता हूँ, फिर उसके ऊपर अपलोड करता हूँ। मैडम वाले में, जब मैडम आपको पढ़ाएगी 9 साढ़े 9 बजे आपका पीरियड आता है, 9:30 पे डेली आपका ये पीरियड आने वाला है। एक पीरियड, एक दिन मेरा आएगा, एक दिन मैडम का, एक दिन मेरा, एक दिन मैडम का। तो आपको करना क्या है कि जब मैडम का पीरियड आता है उस समय चैट बॉक्स खुला हुआ होता है। मेरे पीरियड में तो चैट बॉक्स बंद रहता है। ठीक है, लेकिन मैडम का जो पीरियड आता है तो उस पीरियड के अंदर चैट बॉक्स खुला हुआ रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है या पूछना है तो आप उस चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट करने के बाद में वो चैट बॉक्स की कमेंट हमारे पास आ जाएगी, और हम उस चैट बॉक्स के कमेंट से आपके जो भी सॉल्यूशन होंगे उनको पूरा करेंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं कि हमारी जो है सीटें पूरी हो चुकी हैं।
केवल 5 सीटें खाली है, 5 सीटें बची हुई है। अगर आपके आस पड़ोस में या आपके कोई जानने वाले को अगर एडमिशन लेना है तो वो 1 तारीख से पहले पहले अपना एडमिशन ले ले, अदरवाइज हमारी सीट क्या हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात ये है। बाकी हमारी सीट जो है पूरी हो गई है। और अगर फिजिकल खुलता है, मतलब फिजिकल चलता है, तो हम 1 तारीख से आप लोग जो है कॉलेज में आना शुरू कर देंगे 1 जनवरी से। अगर नहीं खुलता है तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन फिर हमारे 2 पीरियड हो जाएंगे, एक दिन में 2 पीरियड आएंगे। ठीक है, और हो सकता है हम 3 भी कर दें तो 3 पीरियड भी आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि आगे कितना लंबा जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाले हुए हैं, आप लोगों ने कॉलेजों के और दूसरे कॉलेज के भी फॉर्म भरे होंगे या यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भी भरे होंगे, है ना। तो हमारी सीट क्या है, फुल हो चुकी है। अगर किसी को एडमिशन लेना है, आपके आस पड़ोस में कोई है बच्चा और अच्छा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, और आप जानते हो कि भाई वो ठीक है कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात यह है इसमें इम्पोर्टेंट कि वो आप जब एडमिशन लो तो उसको ये बोल दो कम से कम मिनिमम 60% होना अनिवार्य है। 60% से नीचे वाले का हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि अब सीट नहीं है हमारे पास में। तो 60% से अबो अगर परसेंटेज है तो ही वो कॉलेज में संपर्क करे, अन्यथा ना करे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। ये तो थी एक इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी देने वाली बात। ये जानकारी देना इसलिए जरूरी था कि हो सकता है मान लो वो पीछे रह रहा हो, सोच रहा हो कि मैं भी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, और फिर उसको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर वो जाने अपना काम, मैंने तो बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की थी पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, ये पेपर का डिस्क्रिप्शन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, पेपर नंबर 4 जो कि है, सॉरी पेपर नंबर 5 प्लांट फिजियोलॉजी वाला, पेपर नंबर 5 का डिस्क्रिप्शन मैडम कर चुकी है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आज मैं कर रहा हूँ सेकंड पेपर का डिस्क्रिप्शन। सेकंड पेपर में क्या सिलेबस है, साइटोलॉजी, पेपर का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो कर ले स्टार्ट। ओके, सब तैयार हैं, कॉपी पेन आपका हाथ में होना चाहिए। सेम प्रोसीजर है, वैसा का वैसा ही जैसा हमने पिछली बार की बात की थी कि RRBOM का जो सिलेबस होगा MSc प्रीवियस बॉटनी का, उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक जो पेपर होगा उसके अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और पूरे पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा और 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप अथवा का क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब अल्टरनेट में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट रहेंगे हमारी सेम प्रोसीजर। यूनिट कितनी रहेंगी हमारी, 4 यूनिट रहेंगी, और 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन होंगे प्लस 1 क्वेश्चन होगा जो कि क्या होगा, कंपलसरी होगा, कंपलसरी। ठीक है, मतलब इसे करना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये। और इस कंपलसरी क्वेश्चन में, ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और इस 20 मार्क के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है तो ये तो हुई हमारे पैटर्न की बात कि कैसा पैटर्न रहेगा, वही पैटर्न रहेगा जो आपका BSc में था, सेम पैटर्न है। अब पढ़ना क्या है हमें, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पेपर का नाम आपने रट ही लिया होगा अब तक, मैंने बोल दिया था कि 6 पेपर है, 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। मैं बोलूँ पेपर नंबर 2 क्या है, तो पेपर नंबर 2 का आप तुरंत नाम बताओगे, ये साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स वाला पेपर है। ठीक है, तो साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, इसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें तो साइटोलॉजी यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, साइटोलॉजी यूनिट है। ठीक है, यानी कि ये हमारे कोशिका, जो हमने फर्स्ट पेपर पढ़ा है ना, लगभग लगभग उसका 80% मान लो, इसको कितना मानेंगे, 80%। जो फर्स्ट पेपर में हमने सिलेबस देखा था ना, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है 80% है, मतलब उसी में से आया है, मतलब वो का वही है, वैसा का वैसा ही छाप दिया है, ऐसा कैसा ही है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे और ये सेकंड पेपर में पढ़ोगे। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी पैकिंग मॉडल पढ़ेंगे, पैकिंग का मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे, वो हमने उसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से, यहाँ पर पैकिंग के नाम से, पैकिंग ऑफ DNA। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इसका, जो कि आणविक संगठन कहलाता है। ठीक है, किसका, सेंट्रोमियर का, जो सेंट्रोमियर होती है, तो सेंट्रोमियर की संरचना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में टेलोमियर जो है, टेलोमियर है, उसकी संरचना है। न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोमल RNA जीन, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हम पहले पेपर में पढ़ते और यहाँ भी पढ़ते, तो हम इसको एक ही बार पढ़ाएंगे। दोनों पेपर में आपको
सिमिलरिटी दिखा देंगे कहाँ कहाँ पर क्या है और कौन सा पोर्शन जो है आपका सेम है। तो यानी कि 2 पेपर की तैयारी एक पेपर में हो जाएगी। 2 पेपर के क्वेश्चन आप एक ही पेपर में एक बार पढ़ के ही दोनों पेपर के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर हम पढ़ेंगे यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये जो पेपर होंगे ना, फर्स्ट पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसको हम पढ़ाते हैं कंबाइन करके। कंबाइन, कंबाइन का मतलब है, देखो ये पेपर को पढ़ाने के लिए एक पेपर को, इस पेपर को अगर पढ़ाया जाए कंप्लीटली तो 6 महीने लग जाते हैं एक पेपर को पढ़ाने में। 6 महीने अगर मेरी क्लास एक दिन भी ड्रॉप ना हो और मैं 6 महीने तक पढ़ाऊँ तब जाकर मेरे से एक पेपर कंप्लीट होगा, मतलब एक पेपर कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो फिर 12 महीने लगेंगे, यानी कि 365 दिन में जाकर आपके 2 पेपर कंप्लीट होंगे। और 365 दिन हमें पढ़ने के लिए मिलते ही नहीं है, कभी छुट्टी आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है ना, कभी फंक्शन हो रहा है, कभी छुट्टी आ रही है, तो ये चलता रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि दोनों पेपर जो होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इनको कंबाइंड पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, वही चीज़ है। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से अपना जो टॉपिक पूरा हो जाए, जो पढ़ लिया आपने उसको टिक मार लो, टिक लगा लो। एक तो सबसे पहली बात कि आप जो है ना सिलेबस उसको प्रिंट करो। सिलेबस को प्रिंट कहाँ से करोगे आप? सिलेबस को प्रिंट करने का मैंने आपको बता दिया कि आप जाओ exam-a2z.in पे। ठीक है, इसमें है एमएससी का सेक्शन, एमएससी प्री फाइनल। तो उस एमएससी के सिलेबस, इस exam-a2z पर जाओ और वहां पर डालो आप सिलेबस। क्या डालोगे? सिलेबस। सिलेबस डालोगे तो उसके अंदर आपको सिलेबस मिलेगा। अगर आप ये RRBMU की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, RRBMU की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप सिलेबस को निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप वहाँ पर सिलेबस निकालने जाओगे ना, तो वो ऐसे जेरोक्स वाले पेपर उन्होंने बना के रख रखे हैं वहाँ पर, मतलब जेरोक्स को स्कैन करके रख रखा है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप वहाँ से उठा सकते हो। अदरवाइज आप exam-a2z.in पर जाइए, वहाँ पर सिलेबस सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको 6 के 6 पेपर का सिलेबस मिलेगा। उस 6 के 6 पेपर वाले सिलेबस को प्रिंट आउट करिए। कोई PDF नहीं बनवानी, उसकी प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके उसे अपने थैले के अंदर आज ही, जो बैग यहाँ से कोले से मिला है उस बैग के अंदर डाल दो। ठीक है, और जो आपके रजिस्टर है, 6 रजिस्टर में से आपको फिलहाल 3 रजिस्टर प्रिपेयर करने, क्योंकि एक बार में 3 ही क्लास चलेंगी, 6 तो चलेंगी नहीं। तो 6 की जगह 3 रजिस्टर आप अपने बैग में रखें और सबके पर्टिकुलर रजिस्टर अलग अलग हों। ठीक है, कोई रफ कार्य नहीं है, कोई रफ कॉपी नहीं है, कोई रफ कॉपी नहीं बनानी है कि मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और फिर इसको घर जाके जचा के अच्छे से लिखूंगी, उसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ से लिखो आप, यहीं पर कंप्लीट फाइनल लिख लो। जो मैं अभी जैसे क्लास चल रही है, इसी क्लास में आप पूरा जो लिखना है वो फाइनल लिख लो। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको जाके फेयर करना है, इसको दोबारा फेयर लिखेंगे, फेयर करके लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो भी लिखो सही से लिखो और एक ही बार में फाइनलाइज करो, क्योंकि काफ़ी सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। आप इसको पढ़, मतलब हम तो पढ़ाएंगे से आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि दोबारा रिवीजन होना मुश्किल हो जाता है। और जब तक रिवीजन नहीं होता, जब तक रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज नहीं होगा, तो परसेंटेज भी हायर नहीं आएगी। परसेंटेज हायर का मतलब है 75 टू अबो, 75 के अबो परसेंटेज लानी है हमें। और 75 के अबो परसेंटेज जब भी आएगी जब आप पूरा कंप्लीट सिलेबस एक ही बार में कवर कर लोगे। ठीक है, चलो अब ये तो हुई एक्स्ट्रा बातें। तो यूक्रोमेटिन हो गया, यूक्रोमेटिन के बाद में हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे। इसी तरह कैरियोटाइप उसमें भी है, कैरियोटाइप एनालिसिस, बेंडिंग पैटर्न एंड कैरियोटाइप्स। बेंडिंग पैटर्न जो होता है कैरियोटाइप्स में, कैरियोटाइप एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू बेंडिंग पैटर्न देखा जाता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जो बैंड्स बनते हैं उनका पैटर्न का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से आपको जोर दे के बताया है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इवोल्यूशन, किसका है? बेंडिंग पैटर्न कैरियोटाइप इवोल्यूशन। ठीक है, ये है पूरा का पूरा। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम, विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? बीएससी में पढ़ा है हमने, ठीक है ना, बीएससी में पढ़ा है। सेक्स क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, माइक्रो क्रोमोसोम, एम क्रोमोसोम, ये सारे क्रोमोसोम, ये बीएससी का सिलेबस है। ठीक है, पोलिटीन, लेम्ब्रूस, बी क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और इनका मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग, ये जो है ये हमारा एमएससी का लेवल का क्वेश्चन है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग। तो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर बीएससी लेवल का नहीं आता है, ज्यादातर पूछता है एमएससी लेवल वाला क्वेश्चन उठा के पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो बीएससी में आपने पढ़ा ही नहीं है और वो केवल आपने एमएससी में ही पढ़ा है।
ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। टॉपिक, यहाँ टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। टॉपिक उठाया आप, उसने मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्रोमोसोम का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द मोलिकुलर बेसिस ऑफ मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग। अब आपको पूरा का पूरा वर्णन करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होगा। आगे हम क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल हुए हैं, या पिछले साल जो पेपर हुए थे उनको भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि प्री का तो पेपर हुआ नहीं है अभी इस साल। इससे पहले जो था 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था 2019 के अंदर, वो पेपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी साइटोलॉजी यूनिट का सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी हमारी, इसका सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर न्यूमेरिकल अल्टरेशन मतलब संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है ना, पढ़ा था ना बीएससी के अंदर, थर्ड पोर्शन है, थर्ड यूनिट के अंदर है ये, आप देख लेना उठा के, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल अल्टरेशन। ठीक है, संरचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन क्या होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ओरिजिन, मियोसिस एंड ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ डुप्लीकेशन, डिफिशियंसी, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, हेटेरोजाइगोट, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। इनकी अकुरेंस, ओरिजिन, अकुरेंस एंड प्रोडक्शन एंड मियोसिस ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मियोसिस, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी जो है हमारे पास में, उसको हम पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी के अंदर ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोपॉलीप्लॉइड। ठीक है ना, कैसे ऑटोपॉलीप्लॉइड का प्रोडक्शन होता है, यूनिट नंबर 3 आपको याद आ गई होगी। क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन कैसे होता है, एलोपॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ जीनोम कंस्टिट्यूशन एंड एनालिसिस, इवोल्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप प्लांट, इंडक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्राइसोमिक एंड मोनोसोमिक। ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक को कैसे बनाया जाता है, इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस प्रकार से होता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कैसे उसके अंदर हेटेरोजाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उनके अंदर जो है ब्रीडिंग कराई जाती है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें हम वो पढ़ेंगे। यह है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन। अब दो पोर्शन होते हैं, हमने देखा था ना बीएससी के अंदर हम क्या करते थे, एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, वो यहाँ नहीं चलेगी ना। बीएससी के अंदर आप क्या करते थे कि 2 पोर्शन होते थे सिलेबस में, एक पैराग्राफ ऊपर का होता था और एक पैराग्राफ नीचे का होता था एक यूनिट के अंदर। मान लेते ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट में, इस यूनिट में 2 पैराग्राफ है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक पैराग्राफ तो मैंने यहाँ बता दिया, ये एक पैराग्राफ है, और दूसरा पैराग्राफ मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ है। अब आप क्या करते थे कि क्योंकि आपको करना एक ही क्वेश्चन होता था एक यूनिट में से, तो आप क्या करते थे, या तो ऊपर वाला पैराग्राफ तैयार कर लेते थे या फिर नीचे वाला पैराग्राफ तैयार कर लेते थे। लेकिन वो यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, आएगा सिलेबस से, लेकिन ये पता नहीं है कि हो सकता है वो दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको इस यूनिट, इस वाले सेक्शन में से दे दे और इस वाले सेक्शन में से कोई सा भी क्वेश्चन ना दे। तो फिर आप क्या करोगे, यूनिट फर्स्ट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए यूनिट को पूरी पढ़ना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, या एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते, एक छोटा सा भी पोर्शन नहीं छोड़ सकते। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि चलो ये तो आपने बीएससी में पढ़ लिया होगा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होगा। आपने पहले बीएससी में पढ़ लिया, चाहे आप मुझसे कह दो सर ये तो बीएससी में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ये जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह का पुटअप होगा ये आपको पता नहीं। वो उठा के यहाँ से ओरिजिन ऑफ मियोसिस एंड ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ डुप्लीकेशन, डिफिशियंसी, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, इसी में से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसी में से क्या पूछ रहे हो, डिस्क्राइब द डिफिशियंसी, डिस्क्राइब द डुप्लीकेशन, डिस्क्राइब द हेटेरोजाइगोट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब वो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बना लेगा आपके 10-10 नंबर के, और आपको क्वेश्चन दे देगा इसी एक ही लाइन में से। तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि चांस एक ही मिलेगा आपको, 2 चांस यहाँ नहीं मिलेंगे, 3 चांस नहीं है यहाँ पर कि आप लोगों के पास में 3 चांस हो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर में जाके पास हो रहे हो, है ना। ऐसे भी होते हैं बहुत से लोग, तो यहाँ वो चांस आपके पास नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, केवल एक ही चांस में, एक ही अटेम्प्ट में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में आपको एमएससी करनी होती है। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि 55% तक अगर आपके आते हैं तो आपके कुछ भी नहीं आते, ये डिग्री कोई काम के नहीं है। 55% अगर आप लेके आते हो यहाँ पर एमएससी में, तो ये डिग्री आपके किसी भी काम नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे, मतलब केवल ये कागज का टुकड़ा रहेगा। 55% से आपके पास में 55.01% भी आता है ना,
तब ये काम का है, तब ये थोड़ा सा काम का है। मतलब वैसे तो काम का क्या, काम का है, फिर भी काम का है। मतलब आप एलिजिबल हो आगे एग्जाम देने के लिए, दूसरे काम करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब परसेंटेज 75 से नीचे तो गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिरती है तो वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको गिराते हो। ठीक है, चलो, मतलब आप कितनी मेहनत करते हो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अब यूनिट 2 की बात कर ले। यूनिट 2 में है जेनेटिक वाला पोर्शन। यूनिट फर्स्ट में तो क्या था हमारे पास में साइटोलॉजी वाला, यानी कि सेल बायोलॉजी वाला जो हमने पढ़ा, कोशिका विज्ञान वाला पोर्शन। अब इसमें है हमारा जेनेटिक वाला पोर्शन, यानी कि आनुवांशिकी वाला। अब इसमें क्या है, हमें यहाँ पढ़नी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के जेनेटिक। ठीक है, उनके अंदर किस कौन कौन से ऑर्गेनेल काम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा क्या है, या मैथमेटिकल है। यहाँ से CSIR नेट में एक क्वेश्चन अब डेफिनेटली आता है। इधर का मैंने आपको बताया नहीं है, इसमें से तो एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये वाला जो पोर्शन है इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से। ठीक है, ये वाले में देखो आप, इसके अंदर जेनेटिक्स वाले में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और वो भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल, CSIR नेट में। यहाँ से क्या है ये देखते हैं इसको। देखो, मैपिंग द बैक्टीरियोफेज जीनोम, बैक्टीरिया के जीनोम को कैसे मैप किया जाता है। बैक्टीरिया का DNA आपने आइसोलेट कर लिया, अब उस DNA के अंदर कौन सा जीन किस जगह उपस्थित है, इसे मापा जाता है यहाँ पर। तो ये प्रोसीजर हम सीखेंगे, मतलब इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे मापते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप DNA को आइसोलेट करोगे और जब उसकी मैपिंग करोगे, तो फिर आप कैसे उसको मैप करते हो, कैसे नहीं करते हो, वो यहाँ पर सिखाया जाएगा, मतलब पढ़ाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। ठीक है, दूसरा है फेज फिनोटाइप। फेज क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होता है, फेज के अंदर जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है, फिर उसके अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो। ठीक है, और उसके क्या प्रोसीजर है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है। ठीक है, इन प्रोसीजर के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के द्वारा फिर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, जेनेटिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जेनेटिक और क्लोरोप्लास्ट की जेनेटिक, ये आपने पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी सी BSc के अंदर, अब यहाँ पर थोड़ी बड़ी पढ़ेंगे। इसी तरह साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है उठ के। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्क्राइब करिए, बहुत सी बार आया है क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन आ जाता है, ये इतनी सी लाइन क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। अब जीन का एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। जीन का एक्सप्रेशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, वो कैसे होता है, कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, उस जीन के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, इंट्रोन एक्सोन क्या होते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर है जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो जेनेटिक फाइन स्ट्रक्चर, इसमें हम सिस और ट्रांस टेस्ट करेंगे। ठीक है, सिस और ट्रांस टेस्ट वैसा ही जैसे यहाँ पर हमने मैपिंग में किया था ना, वैसे सिस और ट्रांस टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर। यानी कि एक पोर्शन तो ऊपर है उसी का और दूसरा पोर्शन यहाँ नीचे है, सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा इसका अलग अलग होगा, प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद में जेनेटिक फाइन स्ट्रक्चर एंड ट्रांस टेस्ट, फिर फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट के लिए हम फाइन स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, किसकी, इंट्रॉन्स की, एंड देयर सिग्निफिकेंस, और उनका महत्व जानेंगे। इसी तरह RNA की स्प्लाइसिंग करेंगे, ये हमने फर्स्ट पेपर में भी करेंगे। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन पहले वाले पोर्शन से, जो मतलब फर्स्ट पेपर है उससे अलग है। मतलब इसके अंदर जो प्योर पढ़ने वाला पोर्शन है ना, वो ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हमें अलग से पढ़ना है। फर्स्ट और सेकंड का इससे कोई लेना देना नहीं, ये सेकंड का ही पोर्शन है और सेकंड में ही हमें इसे पढ़ना है। तो समझ में आई बात। इसके अलावा इंट्रोन्स क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, RNA की स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना। मतलब आपने पढ़ा होगा ओपेरॉन मॉडल, वो रेगुलेशन है प्रोकैरियोट के अंदर, तो ओपेरॉन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे कैटाबोलिक जीन रिप्रेसर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो भी जितने भी प्रकार के रेगुलेशन हैं किसके, mRNA के, वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब जीन का जितना भी रेगुलेशन होता है सारे के सारे पढ़ेंगे, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स, पेनोपोली ऑफ ओपेरॉन, ये भी पढ़ेंगे, ये नया है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। पेनोपोली ऑफ ओपेरॉन क्या होती है, कैटाबोलाइट रिप्रेसर, ये तो पढ़ा होगा आपने, सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी वाली किताब में देख लेना इसको। एटीन्यूशन एंड एंटी टर्मिनेशन, ये भी है बायोटेक्नोलॉजी वाले के जो मोलिकुलर बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसके अंदर। मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा आपको, जीन एक्सप्रेशन से। RNA स्प्लाइसिंग,
तो नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा रेगुलेशन से, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से लेकर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है आपको मिल जाएगा किसके अंदर, बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके अंदर, उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप इसको देख लेना। ठीक है, पढ़ना है इसलिए बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत में आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। मैं एक साथ एक जब जैसे ही बताने लगूंगा, आपको पढ़ाने लगूंगा, फिर मैं आपसे छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, अगर वही याद नहीं रही तो फिर जरूरी है ना, इसलिए हम पहले से आपको सब कुछ तैयार होना चाहिए आपके पास में। सारी चीज जो आपको बताई जा रही है वो किताबें आप कलेक्ट करके रखें अपने पास में, उनको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि जब से आपकी जब भी क्लास लगेगी, क्लास लगते ही आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। चलिए, दूसरी यूनिट का ही सेकंड पोर्शन, मतलब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड यूनिट का फर्स्ट पोर्शन, ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, ये हो गया इसी का ही सेकंड पोर्शन, और इसी सेकंड का एक और भाग है, सेकंड का ही सेकंड 2 मान लो इसको। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक मैपिंग की। सेम वही पोर्शन होगा, सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर है, चेंजेज है। उसमें क्या क्या है, रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है आपने, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रोल ऑफ रेक ए, रेक बी सी डी एंजाइम्स, है ना, रेक ए और रेक बी सी डी एंजाइम्स का क्या रोल है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर बता दूं, ये जो सेक्शन है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है, मतलब ये हटा दिए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, केवल ये हमारे RRBMU के अंदर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको हटा दिया है। तो जो बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन लिया है हमारे महाराजा कॉलेज में, वो बच्चे इस पोर्शन को ना पढ़े। ठीक है, चलिए, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, क्रोमोसोम की मैपिंग कैसे होती है, क्रोमोसोम को कैसे मापा जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे यूकेरियोट्स के अंदर। और लिंकेज ग्रुप, जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मैप, मॉलिक्यूलर मैप कैसे बनाए जाते हैं, मतलब किसी कोई भी जीन होता है उसका मॉलिक्यूलर मैप कैसे तैयार किया जाता है, वो यहाँ देखेंगे हम। कोरिलेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स, ठीक है, जेनेटिक और फिजिकल मैप में क्या अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, लेकिन बहुत से मैप जो होते हैं बिल्कुल एकदम सिमिलर और सटीक होते हैं। फिर उसका जो डिफरेंस होता है वो हम निकालते हैं और वास्तविक जीन की लोकेशन निकालते हैं। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, कितना इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई जीन है, इस पोर्शन पर एक एक्स जीन है और इस पोर्शन पर एक वाई जीन है। अब आपको बोला गया है कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है और इस डीएनए के सेगमेंट में कोई जीन है एक्स और वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, वो प्रोटीन बनाता है एल प्रकार की वो प्रोटीन बनाता है। तो आपको इस जीन का लोकेशन ज्ञात करना है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस एक्स जीन, इस एक्स जीन का लोकेशन कहाँ है इस डीएनए सेगमेंट पर, और आपको दे दिया कि ये 1000 बेस पेयर का एक सेगमेंट है। ठीक है, इसमें आपको इसकी लोकेशन ज्ञात करनी है, समझ में आए। तो अब क्या करते हैं हम, पहले हम इसका फिजिकल मैप तैयार करते हैं, अब फिर हम आसपास के जीन्स को देखते हैं, ये कितनी लंबी प्रोटीन बना रहा है उसको देखते हैं, उसका मोलिकुलर वेट क्या है वो देखते हैं, जीन को और आसपास के जीन्स को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके आधार पर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस पोर्शन को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिजिकल मैप पहले तैयार किया जाता है, फिर उसका जेनेटिक मैप तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले इसके अंदर पुटअप होते हैं और आराम से बड़ी इजी तरीके से निकल जाते हैं। सुनने में ऐसा लगता है यार कैसे निकालते होंगे, दिखता ही नहीं है, फिर भी निकल जाता है, लेकिन निकल जाता है ना, सब निकाल दोगे आप लोग, जब पढ़ोगे सब आ जाएगा। तो कोरिलेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, सोमेटिक सेल जेनेटिक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच टू जीन मैपिंग, जीन मैपिंग का क्या अल्टरनेटिव अप्रोच है वो हमें यहाँ पर जो है लागू करना होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें हम, तो थर्ड यूनिट है साइटोजेनेटिक्स, मतलब दोनों ऊपर की दोनों जो यूनिट थे उन दोनों को मिला दिया इसके अंदर, साइटोलॉजी को मिला दिया और जेनेटिक्स को मिला दिया और बना दिया क्या, साइटोजेनेटिक्स। तो ये हाइब्रिड साइंस है, मतलब साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का मिला जुला स्वरूप कह सकते हो आप इसको, साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम जो चीज पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा है म्यूटेशन। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम देख लो आप, छोटे से छोटा ले लो, एसएससी के एग्जाम से स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेकर आपके CSIR नेट तक के एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है और कोई बचा नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना जिसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं हो। आप देख लेना उठा के कोई सा भी पेपर, आपको पता लग जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन इस सेक्शन में से जरूर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
देखो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर देखते हैं। तो पहला जो पोर्शन है इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर वो है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो कौन कौन सी म्यूटेशन पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होते हैं, इनका फिजिकल और केमिकल म्यूटेशन क्या होते हैं, ठीक है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन क्या होता है, मतलब जीन का मोलिकुलर लेवल पर जो म्यूटेशन होता है वो कैसे होता है, म्यूटेशन के कारण क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। बारबारा मैकलिंगटन ने इसकी खोज की थी, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जंपिंग जीन। वो यहाँ पर है पूरा का पूरा पोर्शन, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। बारबारा ने तो यूकैरियोट्स के अंदर खोजा था, मक्का के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम प्रोकैरियोट में भी खोज चुके हैं, तो प्रोकैरियोट के अंदर पूछा जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। म्यूटेशन का इंडक्शन, कैसे म्यूटेशन इंड्यूस्ड कराया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, आपको करने होंगे सिंपल सिंपल से। बाय ट्रांसपोजोन्स, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए का कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका डैमेज कैसे होता है, उसका रिपेयर कैसे होता है, नर बर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन बेस रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है, बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म, सोर्स रिपेयर मैकेनिज्म, इस तरह के मैकेनिज्म है इसके अंदर। या तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लेंगे, ठीक है। इनहेरिटेड डिजीज एंड डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर को कैसे आगे ले जाया जाता है, क्या डिजीज उसके अंदर होती है, अगर हमारा जो डिफेक्ट रह जाता है डीएनए रिपेयर के अंदर, तो फिर जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है प्रोजेनी के अंदर, या फिर उसी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डीएनए डैमेज हुआ है उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ कैंसर एट सेलुलर लेवल, कैंसर कैसे होता है सेल के अंदर, कोशिका की स्थिति, मतलब कोशिका लेवल पर हम कैंसर को कैसे प्रतिपादित करते हैं, कैसे उसको एडॉप्ट करते हैं, कैसे कैंसर होता है सेल के अंदर और कैसे कैसे वो बढ़कर एक बड़ा सा जो है इफेक्ट कोज करता है, और उसके लिए कौन कौन से जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इन ऐसे जीन जो कैंसर को कोज करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑन्कोजीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कार्सिनोजन जीन होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है ना। कैंसर शराब, तंबाकू और क्या बोलते हो, सिगरेट पीने, ठीक है, और किसी रसायन का सेवन करने से तो होता ही है, उसके अलावा जेनेटिक लेवल पर भी कैंसर होता है। आपने देखा होगा ना कि वो फला व्यक्ति तो ना शराब पीता था ना तंबाकू का सेवन करता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर होने का कारण केवल ये नहीं है, मेन कारण क्या होता है यहाँ पर, हमारा जेनेटिक लेवल होता है, जीन्स की वजह से भी जो है कैंसर होता है। तो वो कैसे होता है, कौन कौन से जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, उनके अंदर डिफेक्ट को कैसे रिमूव किया जाता है ताकि कैंसर की जो सेल है उसको रोका जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पढ़ा है हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे कि मेल और फीमेल जो होते हैं क्रोमोसोम वो कैसे होते हैं, जब हम एक्स और एक्स वाई को जब हम मिलाते हैं तो जब एक्स को वाई से मिलाते हैं तो वाई मतलब मेल बनता है, एक्स एक्स को मिलाते हैं तो केवल फीमेल बनती है। तो दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। जानवरों में कैसे होता है, इंसानों में कैसे होता है, कीटों में किस तरह से होता है, कौन डिटरमाइन करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसी तरह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब लैंगिक लक्षणों के द्वारा जो भी आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, सेक्स के कारण कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और अगर उसमें कोई कमी हो जाती है तो वो कैरेक्टर उस प्रोजेनी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि फला कैरेक्टर की वजह से इसके अंदर ये रोग हो गया, फला कैरेक्टर की वजह से ये रोग हो गया, ठीक है। सेक्स रिवर्सल, ठीक है, सेक्स का वापस से दोबारा से रिवाइज होना, वो भी सेक्स रिवर्सल में आता है। इसी तरह मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील का मतलब है कि एक ही कैरेक्टर के लिए, मतलब एक ही गुण के लिए एक से ज्यादा अलील का होना, उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में हमारे पास में एक अलील है आई, और लेकिन इसके मल्टीपल अलील है, कौन कौन से हैं, ए है, ए बी है और ओ है, ये मल्टीपल अलील हो गए। अलील तो एक ही है, जीन तो एक ही है, आई जीन, जो कि किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप के लिए, लेकिन इसके भी अलग अलग अलील है। ग्रुप ए के लिए आई ए, ग्रुप ए बी के लिए ए बी, और आई के लिए किसी के लिए जीरो होता है, और एक और होता है ए बी, केवल बी, बी अलील होता है, ए बी अलील होता है और ए होता है, और एक आई जीरो होता है। तो इस तरह अलग अलग से
अलग अलग अलील होते हैं ना। अलील आप पढ़ोगे है ना, कारक जिसको मेंडल ने कहा था कारक फैक्टर, और उसको हम आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है। ब्लड ग्रुप इन मैन, इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप किस तरह का होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है ना, तो ये इसके अंदर है हमारा। चलिए, तो साइटोजेनेटिक्स का एक पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरे पोर्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वही है जैसा हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पोर्शन था वही इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन थोड़े से कुछ 2-4 टॉपिक यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं। क्या क्या है देखो, साइटोजेनेटिक्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स उसके अंदर भी था, एंड स्ट्रक्चरल हेटेरोजाइगोट था, इफेक्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी ऑन फिनोटाइप इन प्लांट, एन्यूप्लॉइडी का पौधे की संरचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है बाहर से, फिनोटाइप को बोलते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर यानी कि बाहर से देखे जाने वाले लक्षण। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ मोनोसोमिक, मोनोसोमिक का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, एंड ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, एंड देयर यूज इन क्रोमोसोम मैपिंग, और इनका क्रोमोसोम मैपिंग में क्या उपयोग है। ठीक है। इन डिप्लॉयड एंड पॉलीप्लॉयड स्पीसीज, जो पॉलीप्लॉयड स्पीसीज होती है, डिप्लॉयड स्पीसीज होती है, उनके अंदर ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ट्रांसमिशन करते हैं, उसका उपयोग क्या है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है और किस प्रकार की फसलें हम बना सकते हैं उनसे, ये यहाँ पर है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम बोलते हैं ब्रीडिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग बिहेवियर एंड जेनेटिक ऑफ स्ट्रक्चरल हेटेरोजाइगोट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स, ट्रांसलोकेशन टेस्टर सेट, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन एंड बीए ट्रांसलोकेशन। तो यानी कि ट्रांसलोकेशन वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है हमारा, और ये उसमें भी था हमारे, और यहाँ पर भी हुआ ट्रांसलोकेशन था केवल, यहाँ पर पूरा का पूरा खोल के अलग अलग पार्ट्स जो पढ़ने हैं वो सारे इसके अंदर दर्शाए गए हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारी थर्ड यूनिट, और ये है हमारी लास्ट एंड फाइनल फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट की अगर आप बात करोगे तो फोर्थ यूनिट में है मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यही मोलिकुलर बायोलॉजी हमने फर्स्ट पेपर में भी देखी थी, वही मोलिकुलर बायोलॉजी यहाँ पर है। देखो, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी जुड़ गई, प्लस साइटोजेनेटिक्स मतलब साइटोलॉजी जुड़ गई और जेनेटिक्स जुड़ गई, 3 किताबें आ गई अब यहाँ पर। इसी पोर्शन में है 3 बुक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट की। न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट क्या होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, मतलब जो केंद्रक का जो डीएनए होता है उसमें कंटेंट किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब डीएनए की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके बाद में सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, कोट कर्व कैसे बनाया जाता है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े हमने फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी आया, वापस आ गया वही रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। ठीक है। मल्टीजीन फैमिली एंड देयर इवोल्यूशन, मल्टीजीन फैमिली कैसे बनती है अभी बताया मैंने, आईओबी का आपको, और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट एंड टेक्निक, फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम, ये पहले पढ़ चुके हैं, मतलब पहले बता चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। कंप्यूटर असिस्टेड क्रोमोसोम एनालिसिस, ये अलग टाइप का टॉपिक है, और नया और एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बास्टा फ्लास्टा टेक्निक है, जिसके थ्रू हम किसी भी जीन को अगर स्ट्रक्चर वहाँ डालेंगे तो हमें पता लग जाएगा फला ऑर्गेनिज्म का ये जीन है। ठीक है। क्रोमोसोम माइक्रो डिसेक्शन, क्रोमोसोम का माइक्रो डिसेक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे किया जाता है, उसकी माइक्रोटोमी कैसे की जाती है, फिर उसकी क्लोनिंग कैसे की जाती है, फिर उससे नया जीन कैसे बनाया जाता है, और फिर उसका जो है सीक्वेंसिंग कैसे किया जाता है, ये सारा पोर्शन इसी के अंदर आने वाला है। ठीक है। एंड माइक्रो क्लोनिंग, फ्लो साइटोमेट्री एंड कन्फोकल माइक्रोस्कोपी इन कैरियोटाइप एनालिसिस, जब हम कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं तो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का उपयोग क्या होता है, कैसे की जाती है, वो सारी चीज यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल पोर्शन जो है हमारा यूनिट 4 का सेकंड पोर्शन। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट की 4th यूनिट में, एलियन जीन ट्रांसफर थ्रू क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, क्रोमोसोम में बदलाव करके हम एलियन जीन का मतलब होता है बाहर से लाया हुआ जीन, एलियन जीन का ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। ठीक है। इसमें हम ट्रांसफर ऑफ फुल जीनोम, मतलब पूरा का पूरा जो जीनोम है उसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमें देखना है वीट के अंदर कैसे हम पूरा का पूरा एक जो जीनोम होता है, जीनोम क्या होता है, पहले जीनोम को समझते हैं। जीनोम क्या है, देखो एक कोशिका है, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, लेकिन ये 2n सेल है। कौन सी सेल है, 2n सेल, तो इसको तो हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉयड सेल। और इस कोशिका का जो हैप्लॉयड सेल होती है, इस कोशिका की जो हैप्लॉयड सेल होगी, वो हैप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, और इसको हम बोलेंगे 1n सेल।
अब ये जो 2 क्रोमोसोम है ना, ये इस डिप्लॉइड कोशिका के लिए जीनोम है। मतलब किसी भी डिप्लॉइड कोशिका के आधे जो गुणसूत्र होते हैं वो कहलाते हैं जीनोम, या किसी भी कोशिका के अगुणित गुणसूत्रों का जो सेट होता है, ठीक है, द सेट ऑफ, ठीक है, हैप्लॉइड, इसको सही से लिख देता हूं मैं हटा के यहाँ से, इसकी जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सी बार पूछी जाती है, बहुत सी बार कंफ्यूजन भी रहता है हमें, है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जीनोम क्या होता है, सर आप एक बार तो ये बताते हो दूसरी बार ये बता देते हो, तो इसलिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ यहाँ पर यहाँ भी लिख लो मेरे साथ के साथ ही इस परिभाषा को, जीनोम की परिभाषा क्या है ना, जीनोम हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को आप लिखो, कॉपी पेन आपके पास है, इसे आप ये लिख रहे हो, साथ के साथ ये भी लिखो, क्या है, द सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम which is called जीनोम। क्या कहा जाता है उसे? जीनोम कहा जाता है। मतलब जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। अब जैसे मनुष्य है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है उनका सेट क्या है, कितना है, क्रोमोसोम कितने हैं? 46। अब मानव के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर देखोगे 46 होते हैं साहब। कितने 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 गुणसूत्र होते हैं? 46। गलत आंसर है। अभी मैं आपसे पूछता कि मानव के जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप सीधा आंसर क्या देते मुझे? 46, जबकि ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो हमें कौन सा सेट चाहिए? हैप्लॉइड सेट चाहिए। तो कितना हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन के में? 23 होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो 23 क्रोमोसोम का जो सेट होगा ये कहलाएगा ह्यूमन का एक जीनोम। क्या कहलाएगा ये? ह्यूमन का एक जीनोम। तो ह्यूमन के 2 जीनोम सेट आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आई? इसे बोलते हैं हम जीनोम। अब यहाँ जीनोम आ गया इसलिए आपको बताना पड़ा मुझे, है ना। तो इस पूरे के पूरे जीनोम को, मतलब इस पूरे के पूरे हैप्लॉइड सेट को हम किसी में ट्रांसफर कर दें, तो वो वीट के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है इसका हम अध्ययन करेंगे, कैसे किया जाता है, क्या इफेक्ट होता है फिर इसका, आगे चले। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अरेकिस के अंदर करेंगे। अरेकिस हाइपोजिया जो मूंगफली होती है उसमें, है ना, मूंगफली के अंदर करेंगे। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मूंगफली के अंदर जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है? मूंगफली जो होती है ना, मूंगफली, उसके अंदर जो फ्रूट होता है, मतलब जो बीज होता है, जो मूंगफली बनती है वो कहाँ बनती है और किससे बनती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो आप मुझे जब क्लास खुलेगी अपनी तब हम लेंगे आपसे आंसर। अब तब तक आप ढूंढो कैसे बनती है मूंगफली, है ना। अरे किस हाइपोजिया जो होती है वो बनती कैसे, मतलब किस प्लांट के किस पार्ट से बनती है, ये बताना है आपको आंसर में। क्या बताना है कि जो मूंगफली होती है ना वो प्लांट के किस पार्ट से बनती है, बस इतना सा बताना है। बनती कहाँ है? जमीन के अंदर बनती है तो हमें पता है, लेकिन बनती कौन से पार्ट से है? अगर आपको ये आंसर मिलता है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो जो वीट है, वीट के अंदर अरेकिस के अंदर, अरेकिस हाइपोजिया के अंदर, मतलब जो मूंगफली है, ब्रेसिका के अंदर जो हमारे सरसों है, मूली है, इनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं और पूरा का पूरा होल क्रोमोसोम ट्रांसफर, एंड क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम का छोटा पार्ट भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मेथड, इसके मेथड फॉर डिटेक्टिंग एलियन क्रोमेटिन, वो मेथड जानेंगे जिससे हम बाहर से आया हुआ कोई क्रोमोसोम है उसी स्पीसीज के अंदर, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या उसके अंदर आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन, कैरेक्टराइजेशन, जो प्रोड्यूस होगा उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे हम, एंड यूटिलिटी ऑफ एलियन एडिशन, है ना, जो एलियन एडिशन, जो हमने एलियन जीन को उसके अंदर ट्रांसफर किया है उसकी क्या यूटिलिटीज है, मतलब क्या उपयोग में आ सकता है, क्या उसका कोई फायदा मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है। देखिए अभी जो क्या चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के गाँव में, बहुत से आसपास के गाँव में जब आप कहीं गुजर रहे हो तो आपने ग्रीन मैट से खेतों के अंदर लगे हुए देखेंगे, या फिर आपने पोली हाउस देखे होंगे या ग्रीन हाउस देखे होंगे ना, ग्रीन हाउस देखे होंगे या पोली हाउस देखेंगे। आपको विजिट कराएंगे जब यहाँ आओगे आप बालसुर, तो आपको ग्रीन हाउस भी विजिट कराएंगे, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है, जो आपका ग्रीन हाउस है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें लगती है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम पर जो सब्जियां आ रही है मार्केट में,
जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, आपका लौकी हो गया, तुरई हो गया, कद्दू हो गया। तो ये जो स्पीसीज है, मतलब जितनी भी सब्जियां आ रही है, जितनी भी स्पीसीज की सब्जियां आ रही है, ये क्या है, ये जीन्स का ट्रांसफर करा करा के, या तो पूरा का पूरा जीनोम ट्रांसफर कराया गया है, या फिर कुछ जीन का पार्ट ट्रांसफर कराया गया है, या पूरा का पूरा केवल एक जो है क्रोमोसोम वो ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, उससे ये सब्जियां बनाई जा रही है। तो ये क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, या जब आप रिसर्च करोगे तो आप क्या करोगे कि जैसे आपने एक टमाटर बो दिया, एक लाइन में क्या बो दिया, टमाटर बो दिया। ठीक है, और टमाटर बोने के बाद में उस टमाटर का दूसरी कोई स्पेसिफिक टाइप के टमाटर की स्पीसीज आप कहीं से लेके आए, बाहर से, विदेश से मंगा लिया आपने, और उसका फर्टिलाइजेशन उसके साथ में करा दिया। तो जब आपने उसका फर्टिलाइजेशन उसके साथ कराया ना, तो आपको पता है कि जो हमारा टमाटर है उसके अंदर मान लो 7 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे? 7 क्रोमोसोम थे। और जो टमाटर की स्पीसीज आप बाहर से लेके आओ उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 3 क्रोमोसोम है। तो ये पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, एक हेप्लॉइड सेट इसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया। तो इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 10 क्रोमोसोम हो गए। अब ये जो 10 क्रोमोसोम इसके अंदर हो गए, इस 10 में से ये जो 3 है, इन 3 का इन क्रोमोसोम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इस पौधे के फिनोटाइप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर वो पौधे के मतलब जो पौधे की जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव तो नहीं कर दिया उन्होंने। इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। इसी को बोलते हैं हम एडिशन सब्स्टिट्यूशन लाइंस। फिर ठीक है, ऐसे बनाई जाती है और इनका क्या उपयोग किया जा सकता है। ये सिक लाइंस बनाई जाती है, तैयार की जाती है, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और फिर लोगों को बांटा जाता है। बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का जेनेटिक बेसिस क्या है? एंड हेटेरोसिस। जो हेटेरोसिस होता है, हेटेरोसिस मतलब एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, संकरण जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस एक प्रकार का संकरण होता है जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज को आपस में मिलाया जाता है और उनको मिलाकर एक कोई तीसरी प्रकार की स्पीसीज तैयार की जाती है। ठीक है, इसे बोला जाता है हेटेरोसिस। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइब्रिड वीगर। और जो हाइब्रिड वीगर जो हमारा बनता है, उससे जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड बनेगा, उस हाइब्रिड का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पिछले वाली कक्षाओं से, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। लेकिन डिपेंड करेगा वो आपकी इंटेंसिटी के ऊपर कि आप कितना फोकस कर पाते हो, कितना आप पढ़ते हो, कितने घंटे आप देते हो पढ़ने के लिए, कितनी चीज़ें आपको समझनी है ना। और दूसरी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कि आपको घबराना नहीं है इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से तो आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है ना। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ूंगा, है ना, ऐसे मेरे पास एक दो उदाहरण आए हैं कि सर कैसे होगा इंग्लिश में, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी पता नहीं लगेगा। आप खुद ही सब मतलब ये खुद महसूस करने लग जाओगे कुछ ही दिनों में कि यार ये तो हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में पढ़ना। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे से पढ़े हुए उनको तो पता है ना, उनको सब पता है क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बीएससी में भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हिंदी में तो केवल आपको याद कराने के लिए हम लिखवाते हैं आपकी कॉपी किताब के अंदर, बाकी आपको तो पता ही है। लेकिन जो दूसरे अदर कॉलेजेस से आए हैं मैं उनको बता दूं, आपको भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इंग्लिश को इस तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो अब अपने आप को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि हमारे 2 पेपर का मैंने डिस्क्रिप्शन कर लिया है, आपको बता दिया। सिलेबस को आप प्रिंट आउट करा ले, पीडीएफ नहीं रखनी है, पीडीएफ का कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल से है। मोबाइल के अंदर आप ये सोच लो कि मेरे पास पीडीएफ है और मैं उससे कर लूंगा, तो ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। ठीक है, प्रिंट आउट जो है आपका दुकान वाला बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल देगा। एग्जामेटर पे जाओगे, प्रिंट का ऑप्शन मारोगे, खोल के प्रिंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उससे प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा के बैग में डाल लो अपने। सिलेबस आपके बैग में हमेशा होना चाहिए, हर टाइम सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि हर बार नया टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम सिलेबस को देखते हैं। बार बार जितनी बार भी आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको बोलूंगा अपना सिलेबस निकालो, ये टॉपिक चलने वाला है, इसको टिक करो और इसको पढ़ के आओ। तब आपको फिर उसको पढ़ के आना है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद में आगे टॉपिक चलेगा। पहले मैं आपसे जानूंगा कि आप कितना जानते हैं, फिर उसी लेवल से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो प्रिंट आउट, सिलेबस का प्रिंट आउट पूरा करवा ले, कहीं से भी करवाएं, कैसे भी करवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर फिजिकल क्लास होती तो हम आपको प्रिंटेड सिलेबस की जेरोक्स फोटोकॉपी दे देते, लेकिन अभी फिजिकल क्लास है नहीं, तो इसलिए आप प्रिंट आउट मार्केट से निकलवा ले। ₹2 लेता है, ₹2 पेज के हिसाब से लेता है प्रिंट आउट वाला, आराम से निकाल देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नए पेपर का डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि पहले हम पूरे 6 पेपर आपको बताने वाले हैं कि आपको 6 पेपरों में पढ़ना क्या है। ठीक है,
फिर उसके बाद में हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे हमारा, और फर्स्ट पेपर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको उस दिन बता दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ के आना है, मतलब जिस दिन आप क्लास ले रहे हो आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करके आनी है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।